आज की इस वीडियो का टॉपिक है फुल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी कोई पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को फुल डिस्पोज ऑफ करेगी तो वो किस तरह से और क्यों उसे डिस्पोज करेगी। तो सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है कि सब्सिडरी कंपनी होती क्या है। जो जिस कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा होता है उस कंपनी को कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए डिस्पोजल की, तो डिस्पोजल का मतलब होता है सेल करना। अब यहाँ पर पेरेंट कंपनी क्या करेगी, सब्सिडरी को सेल कर देगी और सारी का सारा शेयर मतलब 50% से ऊपर जितना भी शेयर है वो सारे का सारा कंपनी टोटल शेयर सेल कर देगी। अब यहाँ पर कंपनी क्यों डिस्पोज ऑफ करती है, हो सकता है कि जो सब्सिडरी है वो कंपनी के लिए अनप्रॉफिटेबल हो या फिर पेरेंट कंपनी जो है वो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड ना हो या उसे मैनेज ना कर सकती हो। ये दो मेन रीजंस हैं जहां पर कंपनी फुल सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर देगी, या हो सकता है सब्सिडरी को सेल करने से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो, इसलिए कंपनी जो है वो अपनी सब्सिडरी को सेल कर देगी। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली सब्सिडरी क्या है, उसका डिस्पोजल क्या है और कंपनी क्यों डिस्पोज ऑफ करती है अपनी सब्सिडरी को। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। यहाँ पे एक कंपनी है गौसिया लिमिटेड कंपनी, जिसको हम कह देंगे वन। दूसरी उसकी सब्सिडरी कंपनी है मेहरिया लिमिटेड कंपनी और तीसरी कंपनी है नूर लिमिटेड कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि गौसिया लिमिटेड कंपनी ने मेहरिया लिमिटेड कंपनी में 70% इन्वेस्टमेंट की हुई है और गौसिया लिमिटेड कंपनी ने साथ ही साथ नूर लिमिटेड कंपनी में भी 80% इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जिस कंपनी की सब्सिडरीज हैं, जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 50% से ज्यादा, उस कंपनी को कहेंगे पेरेंट कंपनी। तो गौसिया कंपनी पेरेंट कंपनी हो गई। इसी तरह से जिस कंपनी में पेरेंट कंपनी ने जिस कंपनी को ओन किया हुआ है 50% से ज्यादा, उसे हम कह देंगे कि ये सब्सिडरी होगी। तो यहाँ पे भी 50% से ज्यादा ओन किया गया है और यहाँ पर भी 50% से ज्यादा ओन किया गया है। तो मतलब गौसिया लिमिटेड कंपनी के लिए मेहरिया और नूर दोनों जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। अब हम मजीद एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेहरिया लिमिटेड कंपनी है वो गौसिया लिमिटेड के लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जितनी के नूर कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो गौसिया लिमिटेड ये चाहती है कि वो मेहरिया लिमिटेड को डिस्पोज ऑफ कर दे। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि सेल करना। और हम एज्यूम करते हैं कि 2018 मतलब जून 2018 पर डिस्पोजल कर दिया जाएगा मेहरिया लिमिटेड कंपनी का। अब इसमें क्या होगा कि हमने बात की है फुल डिस्पोजल की, तो शेयर कितना है मेहरिया लिमिटेड में 70%। तो अब शेयर सेल कितना होगा, तमाम का तमाम 70% शेयर जो है वो सेल कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से हम एक्विजिशन के टाइम सब्सिडरी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह से हमने डिस्कार्ड भी करना है, एलिमिनेट भी करना है सब्सिडरी के तमाम एलिमेंट्स को। तो अब जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग सब्सिडरी के दरमियान बनेगी जो कि कंपनी के पास नूर लिमिटेड है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से मेहरिया लिमिटेड कंपनी का रिकॉर्ड 70% जिसकी शेयर होल्डिंग थी उसका रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाएगा और मेहरिया लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ जो गेन ऑन डिस्पोजल है जो कि पेरेंट की इंडिविजुअल कंपनी को हुआ है उसको हमने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हम ग्रुप को भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि मेहरिया को सेल करने से पूरे ग्रुप को क्या प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले तो हम गेन कैलकुलेट करेंगे कि पेरेंट कंपनी को इंडिविजुअली कितना गेन हुआ है। गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक मेथड फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी से रिलेटेड होगा। अब लेट्स सपोज मेहरिया लिमिटेड को सेल करने के बाद
जो सेल प्रोसीड्स आती हैं कंपनी के पास, गोसिया लिमिटेड कंपनी के पास, वो आती हैं 1 मिलियन रुपीस की। लेकिन कैरिंग अमाउंट मतलब जितनी अमाउंट से मेहरिया लिमिटेड कंपनी रिकॉर्डेड है या जितनी उसकी टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर सोल्ड जो है, जितने शेयर उसने सेल किए हैं, मतलब 70% शेयर जो है वो सेल कर चुकी है गोसिया लिमिटेड, तो अगर इसकी कैरिंग वैल्यू देखी जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 800,000 रुपीज जो थी वो कैरिंग वैल्यू थी कंपनी की। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने टोटल कर लेना है। इसका टोटल आ जाता है 200,000 रुपीज का। अब यहां तक जो गेन आ रहा है, इस गेन को हम बोलते हैं कि ये ग्रॉस गेन है। लेकिन हमने गेन कंसोलिडेशन में जो कैलकुलेट करना होता है वो होता है नेट गेन, और नेट गेन हमेशा जो है वो आफ्टर टैक्स होता है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर, गेन के ऊपर 10% टैक्स है। तो यहाँ पे अगर इसका 10% लिया जाए तो वो बन जाएगा 20,000 रुपीज। अब हमने ग्रॉस गेन में से टैक्स को डिडक्ट कर देना है। तो जब हम 200,000 रुपीज में से 20,000 रुपीज के टैक्स को डिडक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,80,000 रुपीज का नेट गेन, जो कि पेरेंट कंपनी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो गेन है वो पेरेंट कंपनी से रिलेटेड है। क्यों पेरेंट कंपनी से रिलेटेड है? क्योंकि ये जो सेल प्रोसीड्स आ रही हैं ये 70% की हैं, और इसी तरह से जो कैरिंग अमाउंट यूज हो रही है वो भी 70% की है। तो जो पेरेंट कंपनी है उसका हिस्सा ही 70% है, तो ये जो गेन आएगा वो सिर्फ पेरेंट कंपनी के इंडिविजुअल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि 1,80,000 रुपीज का आ चुका है। अब यहां तक तो हमने गेन कैलकुलेट कर लिया है जो पेरेंट कंपनी का होगा। पेरेंट कंपनी में जो गेन जाएगा वो जाएगा आफ्टर टैक्स। लेकिन हमने दूसरी बात की थी कि इस सब्सिडरी को फुल डिस्पोजल करने के बाद कुछ गेन जो है वो ग्रुप को भी होगा। तो ग्रुप को जो गेन जाएगा वो हमेशा प्री टैक्स जाएगा, क्योंकि ग्रुप की जो इनकम है जब वो डिवाइड की जाएगी तो ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा। तो गेन हो या लॉस हो, ग्रुप को प्री टैक्स ही जाएगा। अब यहाँ पर जिस तरह से गेन हुआ है उस तरह से लॉस भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल कि 1 मिलियन रुपीज की सेल प्रोसीड्स थी, लेकिन कैरिंग वैल्यू 1.2 मिलियन रुपीज की रिकॉर्डेड थी, जिसको हम 12 लाख रुपए कह रहे हैं। तो यहाँ पे अब कैरिंग वैल्यू 2 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है, तो 2 लाख रुपए का लॉस है। तो लॉस पे टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ पे जो नेट लॉस आ जाएगा वो भी 200,000 रुपीज का ही आ जाएगा। तो अब जो पेरेंट की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा वो नेट लॉस रिकॉर्ड होगा, गेन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस तरह से गेन या लॉस वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यहाँ तक हमने इंडिविजुअल कंपनी का देख लिया है। अब हम देखते हैं कि ग्रुप के लिए प्री टैक्स गेन या लॉस किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कंसोलिडेशन के अंडर। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि सेल प्रोसीड्स कितनी हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेल प्रोसीड्स जो थी वो 1 मिलियन की ही थी, तो यहाँ पे हमने सेल प्रोसीड्स को मेंशन कर दिया है। उसके बाद इसमें जितना सब्सिडरी का इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ हो रहा था उसको हमने लेस कर देना है। और इंटरेस्ट हमें किस तरह से पता चलता है कि नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट डिस्पोजल डेट कितने हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि नेट एसेट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो हमारे पास आ रहे थे 600,000 रुपीज के। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी देखना है कि अनइम्पेयर्ड गुडविल कितनी है, क्योंकि गुडविल जो है वो सिर्फ पेरेंट कंपनी की नहीं होती, गुडविल ग्रुप की होती है। क्योंकि जब पेरेंट कंपनी इसको कंपनी को परचेज करती है सब्सिडरी को, तो जो गुडविल है उसको हम एज एन एसेट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो गुडविल है वो ग्रुप का एसेट है, इंडिविजुअली पेरेंट का एसेट नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर कोई अनइम्पेयर्ड गुडविल है तो उसको भी हमने ऐड करना है। अगर गुडविल इम्पेयर हो रही है या हो चुकी है तो उसको हमने ऐड नहीं करना। तो अगर गुडविल इम्पेयर नहीं हुई, मतलब गुडविल में रिडक्शन नहीं आई, तो उसको हम तब यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 100,000 रुपीज की जो थी वो गुडविल थी जो कि अनइम्पेयर्ड थी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों में से एनसीआई की जो वैल्यू आएगी, कैरिंग वैल्यू जो एनसीआई के, जिस वैल्यू से एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है,
जिस सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो एनसीआई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास लेट सपोज कि 50,000 रुपीज जो है वो एनसीआई की कैरिंग अमाउंट आ रही है। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों का कर लेना है टोटल, और इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,50,000 रुपीज। अब हमने क्या करना है कि ग्रुप गेन कैलकुलेट करने के लिए 1 मिलियन में से 10 लाख रुपए में से 6,50,000 रुपए को लेस करना है, तो जो प्री टैक्स गेन आ जाएगा ग्रुप को वो आ जाएगा 3,50,000 रुपए का। अब ये जो गेन है इसमें हम देख सकते हैं कि हमने टैक्स को डिडक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया उसकी रीजन हम जानते हैं कि ग्रुप जब अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसमें जो टैक्स है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ होगा, इसलिए ग्रुप के जो गेन या लॉस ग्रुप में जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमने नहीं टैक्स को लेस करना। तो यहाँ पे प्री टैक्स गेन या लॉस आ जाएगा ग्रुप को जो कि आ रहा है 3,50,000 रुपए। अब ये जो लॉस है इसको हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये जो गेन या लॉस आएगा ये ग्रुप से रिलेटेड होगा, लेकिन यहां पर जो गेन आया था 1,80,000 का इसको हमने इंडिविजुअल में रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से दोनों में हमने रिकॉर्ड करना है कि एक्चुअली कितना कितना मुनाफा या कितना कितना नुकसान हो रहा है ग्रुप को और इंडिविजुअल कंपनी को। अब यहां तक तो हमने गेन और लॉस देख लिया जो कि इंडिविजुअल कंपनी और ग्रुप को होना है, लेकिन कुछ फर्दर चेंजेस जो हैं वो भी आएंगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि जिस तरह से हम जब सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं तो तमाम एक्सपेंसेस इनकम वगैरह को ऐड किया जाता है, लेकिन जब सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करेंगे सेल करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज इनकम या एक्सपेंसेस हैं उनको हमने रिड्यूस भी करना है। तो सबसे पहले तो आ जाती है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमने तमाम इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है और सिर्फ तब तक कंसोलिडेट करना है जब तक डिस्पोजल की डेट नहीं आती। लेट्स सपोज कि जो डिस्पोजल है वो हमारे पास हो रहा है 31 दिसंबर 2019 तक, तो तमाम इनकम और एक्सपेंसेस को 31 दिसंबर तक कंसोलिडेट किया जाएगा। 1 जनवरी से जो है वो कंसोलिडेशन नहीं की जाएगी, बल्कि उसके तमाम जो एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी होगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आएगा कि डेट ऑफ डिस्पोजल तक कंसोलिडेट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसोलिडेट नहीं किया जाएगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा। अब मजीद कंसोलिडेशन किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, कंसोलिडेशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाएगी जब फुल डिस्पोजल किया जाएगा, उसको हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जब भी कोई कंपनी फुल डिस्पोजल करती है किसी सब्सिडरी का तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग को किस तरह से परफॉर्म करती है।